तो आज का हमारा टॉपिक है कलिंग वॉर। ठीक है, अशोका हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कलिंग वॉर के बारे में कि कलिंग का जो युद्ध था अशोका और किंग अनंथा के बीच में लड़ा गया था 263 बीसी में। ठीक है, कुछ मानते हैं कि 260 बीसी या फिर 263 बीसी। ठीक है, तो कलिंग जो है वो आज के डेट में कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, आउटकम क्या रहा था, इसका रिजल्ट क्या रहा था? अशोका वॉज विनर बट हैविंग सीन वन ऑफ द ब्लडिएस्ट इवेंट ऑफ हिस्ट्री, इट चेंज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ अशोका फ्रॉम कंक्यूरिंग एनी हाउ टू धम्मा। मीन्स कि जो अशोक था वो विजयी हुआ, अशोक था वो विजयी रहा, बट लेकिन जो इवेंट था, ठीक है, इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था, ठीक है, उसमें इतना रक्तपात हुआ, तो उसको देखते हुए जो अशोक था उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या अपनाया? धम्म अपनाया, यानी कि धर्म को अपनाया। ठीक है, धम्म की उसका अपना एक फिलोसफी थी धम्म को लेकर। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कि क्या फिलोसफी थी। ठीक है, तो उसने किसको अपनाया? धम्म को अपनाया। ठीक है, यानी कि शांति के मार्ग को, आप समझ सकते हो कि क्या शांति के मार्ग को अपनाया। आइडियोलॉजी क्या थी पहले स्टार्टिंग में, यानी कि किंग अनंता से उसने युद्ध किस आइडियोलॉजी के तहत किया था? ठीक है, वेलकम सक्षम। हम कलिंग वॉर देख रहे हैं जो 263 बीसी में लड़ा गया था किंग अनंथा जो कलिंग के राजा थे और मगध के राजा अशोक के बीच में। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या थी उस समय पर? अशोक की आइडियोलॉजी थी दिग्विजय की, यानी कि वो कंक्यूरिंग एनी हाउ, यानी कि किसी भी कीमत पर क्या है कि वो दिग्विजय, यानी कि पूरे संसार को जीतना चाहता था। जैसे अलेक्जेंडर निकला था, ठीक है, वैसे ही क्या निकला? अशोक भी निकला एक यात्रा पर। ठीक है, लेकिन ब्लडीएस्ट इवेंट को देखकर उसने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर दिया, उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ा उस पर युद्ध का। ठीक है, यानी कि उसकी जो विचारधारा थी वो चेंज हो गई। उसने सोचा कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, तो उसने धम्मा, पॉलिसी ऑफ गवर्निंग को अपना लिया। ठीक है, यानी कि अ, जो गवर्नेंस की पॉलिसी है उसको अपना लिया, शांति के मार्ग पर चलना। ठीक है, उसको अपना लिया। तो ये तो था कलिंग वॉर। ठीक है, ये क्या था? कलिंग वॉर था। आपको पता लगा कि कलिंग वॉर में हुआ क्या था। अब ये देखेंगे, ठीक है, कि हमने ये पढ़ा था कि यहाँ तक वो कैसे पहुंचा। ठीक है, वो सिंहासन तक पहुंच चुका है। कलिंग वॉर, अनंथा को उसने हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? तक्षशिला वॉर पढ़ा था। ठीक है, याद है ना आप लोगों को तक्षशिला वॉर के बारे में कुछ याद है? ठीक है, तो किंग अनंथा वही किंग थे जो अशोक ने, हाँ, बंदी गृह से छुड़ाए थे, बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें बिना किसी शर्त के इन्हें आज़ाद कराया था। ठीक है, तो वो इसी के खिलाफ प्लॉट तैयार करते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो अशोक की वाइफ कौरवती भी थी। ठीक है, अब हम इसकी बैक स्टोरी को देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो कलिंगा वॉर था उसकी भूमिका कैसे बंधी। ठीक है, यानी कि वो स्टार्ट ही क्यों हुआ। ठीक है, ये तो हमने देखा कि किस किसने लड़ा, क्या आउटकम रहा, क्या आइडियोलॉजी थी। ठीक है, लेकिन केवल दिग्विजय ही एक आइडियोलॉजी नहीं थी कलिंग वॉर की कि वो दिग्विजय पर निकल रहा है, इस वजह से कलिंग का युद्ध लड़ा उसने। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या थी उसकी, क्यों वो दिग्विजय पर निकला? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी आता है, आपने पूछा नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि उसे दिग्विजय पर निकलना पड़ा। ठीक है, अलेक्जेंडर का भी एक रीजन था ना कि वो क्यों दिग्विजय पर निकला था। ठीक है, ऐसे ही अशोका का क्या रीजन रहा होगा कि वो दिग्विजय के लिए निकला। ठीक है, तो अशोका की हम स्टोरी पढ़ रहे थे कि वो उसने स्ट्रगल किया थ्रोन के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि उसने सिंहासन के लिए संघर्ष किया। उसके 101 भाई थे, सुसीम सब में बड़ा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने 4 साल तक संघर्ष किया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने सिंहासन हासिल करने के लिए तिस्सा को छोड़कर, जो उसका रियल ब्रदर था, उसे छोड़कर बाकी अपने सभी फोस्टर ब्रदर्स को, यानी कि अपने जो स्टेप ब्रदर्स थे, उनको मार डाला था। ठीक है, उनकी सहायता किसने की थी उस समय में? राधागुप्त ने, जो चाणक्य के पुत्र थे, क्योंकि चाणक्य, आचार्य चाणक्य, दिग्विजय का मतलब होता है कि जो चारों दिशाओं को जीत ले। ठीक है, दिग्विजय का मतलब होता है जो चारों दिशाओं को जीत ले, चारों दिशाओं को जीतने के लिए निकला था वो।
वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था, उसने अफ़गानिस्तान से आगे ईरान, इराक तक का पूरा पार्ट जीत लिया था, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि राजा तो बहुत खतरनाक था वो, ठीक है? और योद्धा भी बहुत खतरनाक था। उसके बाद में भी पूरा सेंट्रल एशिया, मंगोलिया वाला पार्ट तक, ठीक है? और ये सभी, और उस समय पर कहा यह जाता है कि आज भी जो ग्रीक वाला पार्ट है, ठीक है, ईरान इराक वाला पार्ट है, वहाँ पर इसके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो आज भी वहीं पर लिखे हुए हैं, ठीक है? तो ये सबूत बताते हैं सब चीज़ उसकी विक्ट्रीज को, ठीक है? तो ऐसे ही हम अशोका दी ग्रेट नहीं बोलते, उसने कहीं ना कहीं बहुत युद्ध भी लड़े हैं, लेकिन उसका जो मेन गोल रहा था वो कलिंग के साथ रहा, ठीक है? इसके बाद भी इसने युद्ध लड़ा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो शांति की राह पर निकल गया तो महात्मा बुद्ध बन गया, ठीक है? उसने लोगों को सजा दी है, ठीक है? उसने किंग्स को सजा दी है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि उसने राजाओं को भी सजा दी है। अगर कोई राजा उसके धम्म के नियति के अनुसार नहीं चलता है तो उसने उन्हें भी सजा दी है, तो ये भी हम देखेंगे आगे, ठीक है? तो कलिंग वॉर की जो भूमिका थी वो यहाँ से बंधी कि उसने थ्रोन के लिए संघर्ष किया, उसमें उसने अपने 101 भाइयों को मार दिया, सुसीम का उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा, ठीक है? हमने अशोका की आइडियोलॉजी को देखा, ठीक है? अभी हमने रिलीजियस पढ़ लिया क्या, रिलीजन नहीं पढ़ा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है? मैं आपको पहले इसका रिलीजन बता देता हूँ जिससे इसकी मानसिकता को आप समझ पाओ कि किस मानसिकता से ये पला बड़ा, ठीक है? स्टार्टिंग में देखो कि बिफोर कलिंग वॉर, कलिंग के युद्ध से पहले, वो स्टार्टिंग में जो इसका 12 वर्ष का जीवन रहा, वो एज अ ब्राह्मण रहा, जो वो फॉरेस्ट में रहा, जंगल में। आपको याद होगा जब मैंने स्टोरी सुनाई थी तो मैंने कहा था कि वो ब्राह्मण, जो उसकी माँ धर्मा यानी सुभद्रांगी थी, वो क्या थी, एक ब्राह्मण वैद पुत्री थी। तो उसने 12 वर्ष का जीवन कैसे जिया, एज अ ब्राह्मण, ठीक है? यानी कि बिल्कुल शांत, ना तो किसी को नुकसान पहुंचाना, ना किसी को कुछ, बिल्कुल सत्य अहिंसा, बिल्कुल ब्राह्मण वाला जीवन जिया, ठीक है? और ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये हमें पता लगता है कि दीपवंशा से, ठीक है? कहाँ से, दीपवंशा से, जो एक जैन टेक्स्ट है, ठीक है? जैन पाठ दीपवंशा बुक का नाम है, ठीक है? उससे हमें पता लगता है कि उसने स्टार्टिंग का जो जीवन है वो ब्राह्मण, एज अ ब्राह्मण, 16 साल तक एज अ ब्राह्मण जिया। उसके बाद उसने शैविज्म, जब मौर्य वंश का पता लगा उसे, ठीक है, तो उसने शैविज्म को अपनाया, जब तक अपनाया जब तक कलिंग का युद्ध नहीं हो गया, ठीक है? शैविज्म का पता कहाँ से लगता है, राजतरंगिणी से, कलहन, ठीक है? कौन है राइटर राजतरंगिणी के, कलहन। मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ राइटर्स और बुक्स बताई थी, वो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो कलिंग के युद्ध के बाद उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा, उसने बुद्धिज्म को अपना लिया, यानी कि शांति का मार्ग अपना लिया, ठीक है? इसमें आइडियोलॉजी दो तीन लोगों की डिफर करती है, ठीक है? यानी कि ये जो आइडियोलॉजी है उसमें दो तीन लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ब्राह्मण वाली आइडियोलॉजी पूरी इसकी मदर की थी, ठीक है? ये जो इसमें इस समय पर आइडियोलॉजी विचारधारा को इसने फॉलो किया, अपनी मदर की आइडियोलॉजी को फॉलो किया, ठीक है? उसके बाद सेविज्म के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया इसे आचार्य चाणक्य ने, ठीक है? आचार्य चाणक्य के बाद इम्पैक्ट किया राधा गुप्त ने, राधा गुप्त के बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ पुरानी विचारधाराएं वो हम आचार्य चाणक्य में ही जोड़ेंगे, ठीक है? बिंदुसार के बाद सुशीम का भी काफी अच्छा रोल रहा इसकी विचारधारा को परिवर्तित करने में, ठीक है? उसी के कारण वो एफर्ट्स, मीनिंग एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, ठीक है? एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, राधागुप्त, बिंदुसार और सुशील, इन सभी की विचारधाराओं से वो काफी प्रभावित रहा। ये हम देख चुके हैं कि आचार्य चाणक्य से कैसे प्रभावित रहा, ठीक है? राधागुप्त से, बिंदुसार से और सुशील से, ठीक है? सुशील ने उसे एक वो सत्य दिखाया। मैं ऑनलाइन शो हो रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। सक्षम, कोई नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं।
यहाँ पर देखते हैं कि सुशीम का जो इफेक्ट था, ठीक है, ये तो हमने देखा कि सुशीम ना तो उसका मेंटोर था, ना कुछ, ठीक है, लेकिन सुशीम का उससे इफेक्ट कैसा रहा कि जो स्ट्रगल रहा सुशीम के और अशोक के बीच में, उसने उसे लाइफ के कुछ जो कटु सत्य थे उनसे अवगत कराया। वो किस तरह से कटु सत्य, कि अगर हमें किसी को हराना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बुराइयों का भी साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या हो गया, अशोक सुशीम की वजह से कट्टर हो गया था बिल्कुल, ठीक है। उसने 10 वर्ष का जीवन इतनी निर्दयता से काटा था, इतने, यानी कि अपने ऊपर किसी भी भाव को व्यक्त नहीं होने दिया था, ना तो क्रोध, ना अहिंसा, ठीक है, यानी कि अगर उसे कोई काम करना है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इतना वो कट्टर हो चुका था, और ये इफेक्ट था सुशीम का, ठीक है, एक इसका इफेक्ट था सुशीम का। बाय द एफर्ट ऑफ सोम एंड सुशीम, सन ऑफ सुशीम, ये सन है यानी कि पुत्र, ठीक है, सोम राइटिंग थोड़ा सा वो है, ठीक है। कलिंग के युद्ध के बाद उसने कौन सा धर्म अपनाया, बुद्धिज्म अपनाया, ठीक है। बुद्धिज्म क्यों अपनाया, किसके कारण अपनाया, उसमें दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक था। सुशीम के पुत्र निगरोध के द्वारा, ठीक है, निगरोध ने उससे क्या किया, आग्रह किया। उसने जब उसको पहली बात तो ये कि सुशीम का जो एक पुत्र था वो दौर में सम्मिलित था, ठीक है। ये भी जानता था कि जो इसका पिता सुशीम था वो क्या था, गलत था, ठीक है। तो अशोक के साथ रहा ये युद्ध में भी, ठीक है। उसके बाद वैसे तो ये विचारधारक था किसका, बुद्ध धर्म का, ठीक है, फिर भी इसने इसका साथ दिया था युद्ध में। सुशीम का जो पुत्र है उसी के कहने पर कहा यह जाता है, जैन टेक्स्ट ही बताता है कि उसने बुद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। दूसरा है बुद्धिस्ट मोंग उपगुप्ता, ठीक है। उपगुप्ता जो थे वो एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे, बुद्ध भिक्षु थे। उन दूसरा उनका भी काफी अच्छा रोल रहा है, ठीक है। ये उपगुप्ता पहली बार मिले थे तक्षशिला में अशोक को, ठीक है। कहाँ पर मिले थे, तक्षशिला के दौरान, तक्षशिला की यात्रा के दौरान, ठीक है, न कि तक्षशिला में, तक्षशिला की यात्रा के दौरान मिले थे, ठीक है। तो उपगुप्ता का भी काफी अच्छा रोल रहा है इन्हें बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए, ठीक है। उसने उसके लिए कुछ कार्य किए, फिर बुद्ध धर्म के लिए उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में 255 बीसी में कराई, ठीक है। उसके बाद में उसने अपने पुत्र और पुत्री को एज अ क्या महामात्रा बनाया, ठीक है। महामात्रा के बारे में पढ़ेंगे, महामात्रा क्या होता है। महामात्रा वैसे जनरली बोलते हैं कि जो प्रचार प्रसार करे बुद्ध धर्म का, उसे महामात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो थी आइडियोलॉजी। आपने आइडियोलॉजी को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो आइडियोलॉजी किस प्रकार से उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है अगर किसी के प्रभाव में रहता है तो उसकी विचारधारा भी क्या होती है, वैसी ही हो जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अशोक रहा, ठीक है। तो काफी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग विचारधाराओं का उसने क्या अनुपालन किया। उसके बाद में ये आपके धम्म की शासक की नीति को, ठीक है। कलिंग युद्ध का हम देख चुके हैं किस प्रकार से उसकी भूमिका बनाई गई, सजाई गई। तो भूमिका ये थी कि जो अनंथा था वो अनंत या फिर अनंथा ये काफी रुष्ट थे अशोक की प्रसिद्धि से, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि अशोक, पहली चीज तो वो यही नहीं चाहते थे कि जो मौर्य वंश है वो एक छत्र राज करे पूरे अ, संसार पर, यानी कि पूरे भारतवर्ष पर। वो पार्ट नहीं रहना चाहते थे मौर्य वंश का, वो एक इंडिपेंडेंट राजा, इंडिपेंडेंट डायनेस्टी का प्रचालक करना चाहते थे, ठीक है। यानी कि जो अ, कलिंग डायनेस्टी थी उसके इंडिपेंडेंटली रूल करना चाहते थे, लेकिन आचार्य चाणक्य की व्यवस्था के कारण, चंद्रगुप्त को आगे हारने के कारण कलिंग मर्ज हुआ था किसमें, आपका मगध में, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिंदुसार के समय पर अनंथा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक ये चाहता था कि
मैं क्या करूं, पूरे भारतवर्ष को यानी अखंड भारत को एक बार फिर अखंड बनाऊं, ठीक है। क्योंकि कलिंग अगर बाहर रह जाएगा तो फिर क्या होगा, वो खंडित हो जाएगा अखंड भारत, ठीक है। तो वो उसे वापस अखंड भारत में करने के लिए निकलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट ये रहता है कि अगर ऐसा था तो इसने पहला युद्ध क्यों कलिंग के साथ नहीं लड़ा, ठीक है। कलिंग तो पास में ही था, इसने उससे पहले वहां तक मंगोलिया तक, अफगान ईरान तक इसने युद्ध लड़े, इराक ईरान तक, ठीक है। तो ऐसा क्यों था, इसने पहले को कलिंग से क्यों युद्ध नहीं लड़ा, पहले तो अपने इंटर स्टेट को ही जोड़ता, उसके बाद में आउटर स्टेट्स को जोड़ता। लेकिन ऐसा उसने इस वजह से नहीं किया कि जो पूर्व की थी, ठीक है, वो कलिंग किंग अनंथा की ही पुत्री थी, ठीक है। उसमें होता ये है कि वो युद्ध लड़ता भी नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो मैत्रिक संबंध होते हैं, ठीक है, विवाह संबंध होते हैं, वो भी एक रीजन रहते हैं किसके, ट्रीटी के, संधि के। तो उसमें हम देखते हैं कि इसने कलिंग किंग ने, अनंथा ने कुछ क्रूशियल काम किए थे, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी ही पुत्री कौरवकी को अपनाने से मना कर दिया था, ठीक। उसमें अशोक रुष्ट हो जाता है और युद्ध की घोषणा करता है। काफी तगड़ा युद्ध था, क्योंकि अनंता की जो कलिंग डायनेस्टी उड़ीसा वाला जो पार्ट था, उसमें कुछ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट मिक्स, तो काफी भयंकर युद्ध हुआ। उसका हम परिणाम देख सकते हैं कि इतना बड़ा युद्ध हिस्ट्री के अंदर हुआ नहीं था अभी तक, ठीक है। वो मजबूर कर देता है, भले ही अशोक जीता, उसके बाद कलिंग पार्ट रहा, ठीक है। लेकिन वो क्या था, एक हॉरेबल इंसिडेंट रहा अशोक के जीवन के लिए। उसने धम्म की नीति को अपनाया, हमने आइडियोलॉजी को पढ़ लिया, यहाँ पर रिलीजन को पढ़ लिया, रिलीजन से रिलेटेड आइडियोलॉजी को पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अशोक का धर्म किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, कि पहले ब्राह्मण, फिर उसके बाद शैविज्म को अपनाया, शैविज्म भी अलग धर्म हो चुका था, शैविज्म और वैष्णविज्म, ठीक है। जो शिव को मानने वाले थे वो शैविज्म, जो हरि को मानने वाले थे वो विष्णुइज्म, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण अपने आप में हिंदू ही ब्राह्मण थे, ठीक है। ये दोनों हिंदू धर्म के ही हैं। उसके बाद में भूवाद यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है, बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म के लिए उसने काफी प्रयास किए, ठीक है। उसने बहुत ज्यादा बढ़ाया बुद्ध धर्म को, आगे स्प्रेड किया बहुत ज्यादा, ठीक है। गोल्डन टाइम माना जाता था बुद्ध धर्म के लिए, जो अशोक का पीरियड है, अशोकाज पीरियड है, वो बुद्ध धर्म के लिए क्या है, गोल्डन पीरियड है, ठीक है। भले ही जो अशोक का धम्म नीति है, अशोक की जो धम्म नीति है, वो बुद्ध धर्म से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती थी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल पैरेलल नहीं थी, बिल्कुल सेम नहीं थी। जो अशोक का धम्म है वो अलग है, और जो बुद्ध धर्म है वो अलग है। अगर वो चाहता तो अकबर की तरह क्या, अपना एक धर्म निकाल सकता था, अपना एक धर्म चला सकता था, और इसका धर्म चलता। अशोक का धर्म पिट गया, लेकिन इसका धर्म क्या था, चलता, क्योंकि ये सबसे बड़ी डायनेस्टी और इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, अल्टीमेटली चलता यही था, ठीक है। नाम केवल बुद्ध धर्म का था, चलता धर्म ही था, ठीक है। वो हम देखेंगे किस तरह से सारे ही धर्म के लिए। हाँ बिल्कुल, सभी ही धर्मों का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो उसने अपने धर्मों के अंदर अंकित किए, ठीक है। और उसी को ही क्या बनाया, अपने धर्म को ही अपनी आधारशिला बना लिया उसने, ठीक है। अपने धर्म को ही क्या बना लिया, अपने राज्य की आधारशिला बना लिया। और उसने केवल अपने राज्य की नहीं, जो अदर राज्य थे, ठीक है, यहाँ तक कि यूरोपियन जो स्टेट्स थे, आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे, आपके जो अदर जो आउटर स्टेट्स थे, जैसे मलेशिया तक, ठीक है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां तक उसने ये स्प्रेड किया, लेकिन वहां तक उसने राज नहीं किया था, अपने स्टेट्स में नहीं मिलाया था, लेकिन वहां तक उसने अपने धर्म को फैलाया, ठीक है। और ये कंपलसरी कर दिया कि आप इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप इसे, तो मैं आपसे युद्ध कर कर आपकी जो राज्य है उसे निस्तनाबूद कर दूंगा, ठीक है। तो ये उनके लिए ऑर्डर था और इन्होंने फॉलो किया था, ठीक है। तो ये था अशोक का खौफ, जो उसने कलिंग के युद्ध से एग्जाम्पल सेट किया था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ,
ठीक है, तो मुझे मजबूर मत कीजिए ऐसा करने के लिए। और किसी राज्य ने किया भी नहीं, ठीक है, उसने हर राज्य ने जितने भी राज्य जमीन पर थे उस समय पर जो डिस्कवर थे, ठीक है, वो सभी धम्म को फॉलो किया करते थे। ठीक है? तो ये जान सकते हैं कि अशोका को अशोका दी ग्रेट बनाता है यही चीज। ठीक है, क्या बनाता है, अशोका को अशोका दी ग्रेट बनाता है कि सभी किंग्स उसके अंडर में फॉलो करते थे धर्म को, उसके धम्म को। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है धम्म। धम्म कुछ नहीं है, उसकी केवल आइडियोलॉजी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोकास धम्म इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम धम धम करे जा रहे हैं, तो इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, धर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, धर्म, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, लॉ। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ धम्मा, धम्म की डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार से उसने खुद इस चीज को डिफाइन किया है। ये एक चीज तो होगी कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक चीज हो गई कि अशोक क्या बोल रहा है इस चीज को। ठीक है, अशोक क्या बोल रहा है धम्म को, कि धम्म क्या है। अगर अशोक से ही पूछा जाए कि धम्म क्या है, तो वो कहता है कि ये कंबाइनेशन है आइडियोलॉजीज का टू सीक अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, यानी कि एक उन्नत स्टेट के लिए एक आइडियोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है केवल धर्म। ठीक है, धम्म क्या है, आइडियोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है केवल। समझा आप लोगों ने, ये एक विचारधाराओं का क्या है, कंपाइलेशन है। ठीक, अब वो किस चीज के लिए, वो एक वेलफेयर स्टेट बने उसके लिए। ठीक है, उन्नत साम्राज्य बने, उन्नत राज्य बने उसके लिए। उसमें उसने रिलीजियस आइडियोलॉजीज को जोड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियोलॉजीज को और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को। यानी कि जैसे धर्म है, उसने तीनों सब जगह क्या करा कि धर्म ही चलेगा। ठीक है, उसने ही धर्म को परोक्ष माना और उसी के लिए कार्य किया। उसने रिलीजियस जो वर्क थे वो तो पूरे डिपेंड, पूरा धर्म उसी पर चला। ठीक है, रिलीजियस में उसने नाम किसका जोड़ा साथ में, बुद्ध धर्म का। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और थी, उसका धम्म भले ही क्या था, धम्म क्या था, उसका धम्म भले ही कंपलसरी था। ठीक है, लेकिन उसने किसी भी रिलीजन को फोर्स नहीं किया कि वो क्या करे, अपना धर्म त्याग कर उसके धर्म को अपनाए। ठीक है, आप उसके धर्म का भी सम्मान कीजिए, लेकिन जो धर्म के की पॉइंट्स हैं आप उनका वो नहीं कर सकते, अवलोकन नहीं कर सकते। ठीक है, उन की पॉइंट्स को देखेंगे हम आगे कि आप किन की पॉइंट्स को नहीं छोड़ सकते। बाकी आप अपने धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म का पूरा पूरा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा राजा जब बुद्ध धर्म को अपना रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा जो भारत है, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जितना भी पूरा एरिया है, सब बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो चुका था। मैक्सिमम ऑफ पीपल्स क्या हो चुके थे, कन्वर्ट हो चुके थे। वो देखेंगे कि वापस हमारा जो कंट्री है, पूरा रीजन है, वो हिंदू धर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट होगा। ठीक है, हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोचक कहानी रहेगी। इसी चीज को क्या बनाता है, गुप्ता डायनेस्टी को, गुप्ता वंश को क्या बनाता है, इम्पोर्टेंट बनाता है कि जहाँ पर मौर्य क्या रहे, मौर्य बुद्ध धर्म के अनुपालक रहे, वहीं पर जो हिंदू धर्म है वो बिल्कुल फेड आउट हो चुका था। ठीक है, उसको वापस रिवाइव किसने किया, तो वो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं कि अशोका की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही थी किसको, लोगों को, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, ठीक है, आउट ऑफ द टाइम थी। यानी कि वो बहुत अपनी सोच से काफी आगे सोच रहा था इस चीज को। ठीक है, जो इसकी जो वेलफेयर स्टेट्स की वो थी, पॉलिसी थी, ठीक है, वो अपने समय से बहुत ज्यादा आगे, कई सौ साल आगे, कई सौ हजारों साल आगे। ठीक है, तो क्योंकि आज के समय में हम वेलफेयर स्टेट नहीं बना सकते। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल ना तो राइट्स में है ना डीपीएसपी, वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी में है। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। यानी कि आज भी कोई स्टेट कंप्लीटली, कोई कंट्री वेलफेयर कंट्री नहीं है, वेलफेयर स्टेट नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने उस चीज को बनाया था, तो वो आज के समय से भी बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा था। ठीक है,
तो फ्री एड, फ्री मेडिसिन, फ्री एजुकेशन, ये सभी चीज़ें उसने वेलफेयर स्टेट को मद्देनजर रखते हुए प्रोवाइड कराई थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उसकी, ठीक है। तो ये अशोक के धम्म पॉलिसी को क्या बनाता है, इम्पोर्टेंट और क्रूशियल बनाता है, ठीक है। उसके लिए क्या बनाता है कि लोग इसे मजबूर हो जाएं अपनाने के लिए, ठीक है। मजबूर किस तरह से, मजबूर अपनी स्वेच्छा से, ठीक? अगर किसी को इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना अच्छा एक शासक मिल रहा है जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता हो और उसके लिए कार्य, निरंतर कार्य कर रहा हो, ठीक है। तो वो अशोक ने किया था। इसी के कारण केवल अशोक का जो धम्म है वही अशोक को अशोक महान बनाता है। अशोक का वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट जो है वो क्या बनाता है, उसका कल्याणकारी राज्य, जो यानी कि संपन्न राज्य है, उसके राज्य के लिए कल्याण के जितने भी कार्य हैं, जैसे फ्री एजुकेशन मैंने जो बताया, फ्री एड, ठीक है, रूल रेगुलेशन मानिए, ये कीजिए वो कीजिए, जितने भी हमारे स्टेट पॉलिसीज हैं वो उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि कल्याण के जितने भी कार्य हैं, आप सिनलेस जीवन जी लाइफ जीजिए, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी जानवर का कोई भी क्या नहीं कर सकते, अहित नहीं पहुंचा सकते किसी भी जानवर को, ठीक है। उससे जितने भी एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाते हैं, सभी पॉलिसीज को इसने फॉलो किया है। क्लियर है। अपने जो राज्य हैं, ठीक है, किसी भी चीज को उसने पहली बार दंड संहिता से जोड़ा, लेकिन दंड आधार से अलग कर दिया। यानी कि आप धर्म की जो आपकी विचारधारा है, आपका अपना धर्म है, आप उसे अपना सकते हो, लेकिन धम्म के लिए तुम क्या हो, बाउंड हो, ठीक है। उसने कहीं ना कहीं आज़ादी भी दी और आज़ादी छीन भी ली, रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी, ठीक है। आज़ादी देकर भी रेस्ट्रिक्शन लगाना वो बहुत बड़ी बात थी। आज के डेट में भी हमारे बहुत सारे कानून हैं जो हमें आज़ादी देते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, समझे। राइट टू इक्वालिटी का हमारा जो आर्टिकल है वो हमें बराबरी की समानता का वो देता है। रिजर्वेशन जो है हमारा वो क्या करता है, उसी चीज को अपोज करता है। तो वैसे ही ये था कि धम्म फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, और जो आपकी धार्मिक विचारधारा है, आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें थी जो कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। ये काफी अच्छा भी रहा, ठीक है, उसका अच्छा चला, अच्छे परिणाम निकले उस चीज के। तो यही चीजें थी जो अशोक को अशोक महान बनाती थी, अशोक का धम्म। उसके बाद उसने इस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियोलॉजीज में जोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा अपने, ठीक है। और उसके बाद उसने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को भी जोड़ा। उसने मैक्सिमम इसे अर्थशास्त्र से जोड़ा, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसने अर्थशास्त्र से लिए मैक्सिमम, और उसमें कुछ अपना धम्म की नीतियों को मिलाते हुए और अपना पूरा कन्वर्ट करते हुए एक नया कंपाइलेशन, जैसे आप अब मेरा कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, कुछ नया, ठीक है। यानी कि कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, कुछ अपना जोड़ा और एक महल खड़ा कर दिया, ठीक है। वैसे ही इसने किया कि कुछ अलग आइडियोलॉजीज, कुछ पुरानी आइडियोलॉजीज थी, कुछ नई, ठीक है, और कुछ अपनी आइडियोलॉजीज को मिलाकर पूरा ये तैयार कर दिया उसने, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और ये रिलीजियस आइडियोलॉजी। क्लियर है। इसमें सब में क्या देखने को मिलता है, कॉमन चीज धम्म, ये आपको याद रखना है। रॉक एडिक्ट्स में पता लगता है, इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, 11th इंस्क्रिप्शन पे डेफिनेशन लिखी हुई है धम्मा की, ठीक है। इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, उसके जो शिलालेख हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं शिलालेखों को, ठीक है। यानी कि जो लेख शिलाओं पर लिखे गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। यानी कि पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है, ठीक है। धम्म क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अशोका। इम्पोर्टेंट चीज पता लगी आपको, संविधान था धम्म। मैंने क्या कहा, ये एक आइडियोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया, ठीक है। क्या करा उसने, संविधान बना दिया उस चीज को, रूल्स बना दिए, रूल रेगुलेशन। धम्म क्या था, अशोक का संविधान बन गया, ठीक है। एक विचारधारा को इतने नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति, ठीक है, कि किसी धर्म को ही क्या बना दिया उसने, पूरा का पूरा संविधान बना दिया, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी चीज थी। आगे देखते हैं।
क्लियर है आप लोगों को धम्म? ठीक है, हम धम्म को और देखते हैं अंदर से। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन और ये मोटा मोटा देखा। अब ये देखते हैं कि धम्म के अंदर क्या था। ठीक है, धम्म के अंदर क्या था। डेफिनेशन ऑफ धम्म 11th इंस्क्रिप्शन पर लिखी हुई है, जो एक मेजर रॉक एडिक्ट का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? मेजर रॉक एडिक्ट का 11th इंस्क्रिप्शन जो है मेजर रॉक एडिक्ट का पार्ट है। 14 रॉक एडिक्ट हैं, 14 इंस्क्रिप्शन हैं। ठीक है, तो उनमें से 11th पर लिखी गई है, 11वें शिलालेख पर लिखा गया है। ठीक है, धम्मा की डेफिनेशन को। दूसरी चीज, धम्मा कहता क्या है, धम्मा के अंदर क्या है? राइट एक्शन, राइट बिहेवियर, काइंडनेस, डोनेशन, सिनलेस लाइफ, नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट फॉर ऑल। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी इंसान को हार्म नहीं कर सकते, किसी जानवर को हार्म नहीं कर सकते, कोई चोरी नहीं कर सकते, कोई डकैती नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते। कोई आप जात पात या किसी भी बेसिस पर ऊंच नीच के जो कर्म का बेसिस है वो रहेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस रिलीजन, बेस्ड ऑन योर वर्क बेस। ठीक है, यानी कि रिजिड नहीं था, रिजिडिटी को हटा दिया उसने। ठीक है, उसने क्या करा कि जो रिच और पुअर वाला जो स्टेट वो था, ठीक है, रिच और पुअर वाली कंडीशन थी, उसको उसने मैनेज किया। ठीक है, इसके जो रिच और पुअर वाला जो वो था डिफरेंशिएशन, उसे कम कर दिया उसने। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, उसके स्टेट के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। ठीक है, यानी कि उसने समानता का पूरा वो रखा, समानता की विचारधारा को अपनाया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कहाँ पर थी? ये धम्मा में लिखा हुआ था सब चीज, पूरा एक रूल बुक था। ठीक है, कानून था, और उसने इस कानून को धम्म, उसकी एक और नीति बहुत अच्छी थी कि उसने धम्म, अपने धम्मा को जगह जगह पत्थरों पर लिखवा दिया, दूर दूर तक, दूर दराजों तक, कि हर कोई उस चीज को सुने, उस चीज को अपनाए। ठीक है, केवल ये जरूरी नहीं है कि वो कहे, ठीक है, ये जरूरी है कि लोग तक वो चीज पहुंचे। और उसने किस तरह से पहुंचाया? अपने शिलालेखों से पहुंचाया उस चीज को। ठीक है, इसी वजह से जो शिलालेख हैं उसके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के टाइम पर भी हम बहुत सारी आइडियोलॉजीज को, इसकी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है, आप मान सकते हो। उस समय की चीज़ आज के टाइम पर लागू हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ी और इम्पैक्टफुल चीज़ है। ठीक है, जो उसने लोगों के लिए किया है, पुअर पीपल्स के लिए, ठीक है, लोअर कास्ट के लिए, बाकी सभी के लिए। ठीक है, और जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए उसने जो किया है, वो एक वेलफेयर स्टेट की बहुत बड़ी निशानी है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें क्या हैं, अशोक को अशोकादि ग्रेट बनाती हैं। और उस चीज़ को उसने प्रचार प्रसार किस तरह से किया है कि उसने महामात्रा बनाई, उसने फीमेल मॉन्क बनाए, और जो बुद्ध धर्म था वो खुद इस चीज को क्या कर रहा था, प्रचार प्रसारित कर रहा था। वो कह रहा था कि ये है हमारा ही पार्ट है, धम्मा क्या है, हमारा ही पार्ट है, बुद्ध धर्म का ही पार्ट है, अशोका बुद्ध धर्म का अनुयायी है, तो आप इस चीज को मानो। तो बुद्ध धर्म अपने आप में एक्सपेंड होता चला गया। ठीक है, बुद्ध धर्म क्या है, अपने आप में एक्सपेंड होता चला गया। उसी के टाइम पर बुद्ध धर्म कहाँ पर पहुंचा? चाइना पहुंचा। ठीक है, मंगोल तक, अफगानिस्तान, ठीक है, और इराक, इधर इंडोनेशिया, म्यांमार, बहुत दूर दूर दराज देशों तक इसने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका तो पूरा इंडिया का पार्ट ही था इसके टाइम पर। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज रही। धम्मा क्लियर हुआ आपको कि धम्मा के अंदर क्या है? कंपाइलेशन ऑफ आइडियोलॉजी है। जैसे हमने जैन धर्म की आइडियोलॉजी पढ़ी, बुद्ध धर्म की आइडियोलॉजी पढ़ी, ऐसे ही धम्मा की अपनी आइडियोलॉजी थी, अशोक की अपनी आइडियोलॉजी थी, जिसको उसने नाम दिया धम्मा। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मुझे पता है कि जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी तक। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी को लेकर, लेकिन क्या करें, बड़ा ही इतना है। ठीक है, उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, याद तो करना पड़ेगा। धम्मा में क्या लिखा है ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक, उसके बाद देखते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, हमें अशोक के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? ठीक है, बाकी जितने भी हमने एंशियंट में अभी तक राजा पढ़े उनके बारे में हमें इतना कुछ, और आगे भी जितने पढ़ेंगे उनके बारे में इतना कुछ हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन अशोक के बारे में इतना कुछ कैसे पता? क्योंकि उसने खुद ही बताया। ठीक है,
उसने शिलालेखों पर, शिलाओं पर, पत्थरों पर लिख दिया कि कहाँ तक मिटाओगे मिटाओ, मैं तो जगह जगह लिखवा दूंगा। ठीक है, इतिहास मिटाने वालों ने भी इतिहास मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है, फिर भी वो चीज़ें फेड आउट नहीं हुई कुछ चीज़ें। ठीक है, तो वो उस समय के लोगों का क्या था, दूरंदेशी थी कि आगे आने वाले समय में लोग चीज़ों को, पीछे की जो चीज़ें हैं उन्हें मिटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे आने वाली चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो उसका ही एक बहुत तगड़ा उपाय था इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि उसने प्रसार प्रचार के लिए, ठीक है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी नीतियों के, अपनी पॉलिसीज़ के, अपनी आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार के लिए इनको एडिक्ट कराया था। ठीक है, मीनिंग क्या है, एनग्रेवेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि एनग्रेविंग ऑन रॉक्स, यानी कि पत्थरों पर लिखना, उसी को क्या बोला गया, इंस्क्रिप्शन, उसी को क्या बोला गया, शिलालेख, शिलाओं पर लिखना, पत्थरों पर लिखना। ठीक है, तीन तरह के शिलालेख थे। पहला रॉक एडिक्ट, पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थर लिए उन पर लिखना। ठीक है, दूसरा था पिलर एडिक्ट, पिलर्स पर लिखना, पिलर्स पर कुछ जैसे एम्बलम बना दिया, शेर बना दिए। ठीक है, वो क्या थे, वो उस चीज को प्रसारित कर रहे थे। ठीक है, केव एडिक्ट्स, गुफाओं में लिखना। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी गुफाएं, अजंता एलोरा इस टाइप की गुफाएं, उनमें लिखना। ठीक है, तो जो रॉक एडिक्ट्स हैं उसमें मेजर और माइनर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। 8 मेजर प्लेसेस पर रॉक एडिक्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, दूसरा माइनर एडिक्ट जो मिलते हैं वो 14 प्लेसेस पर मिलते हैं। ठीक है, रॉक एडिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिलर एडिक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ प्लस है, इंस्क्रिप्शन है तो इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, मेजर जो है वो फिलर एडिक्ट 6 प्लेसेस पर, 6 प्लेसेस, 6 जगहों पर मिलते हैं, माइनर 5 प्लेसेस पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ये तीन तरह के उसके इंस्क्रिप्शन हैं। पहला रॉक एडिक्ट, दूसरा पिलर एडिक्ट और तीसरा केव एडिक्ट, यानी कि पत्थरों पर, पिलर्स, खंभों पर, तीसरा उसका गुफाओं पर। ठीक है, तीन जगह उसके इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन, शिलालेख हैं। ठीक है, और हाँ, उसने जो मैक्सिमम यूज़ किया है पिलर्स में और रॉक्स तो हार्ड रॉक्स थी। ठीक है, और हमारा जो पिलर थे वो किससे बने हुए थे, वो सैंडस्टोन से मैक्सिमम बने हुए थे। ठीक है, तो मेजर हैं 8 प्लेसेस, 8 प्लेस मेजर याद रखने हैं। 8 मेजर इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन, 14 माइनर इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर 6 पिलर इंस्क्रिप्शन है मेजर, और 5 माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है, और 3 केव इंस्क्रिप्शन है। तो ये मैंने प्लेसेस लिखे हैं। ठीक है, प्लेसेस और इंस्क्रिप्शन एक ही याद रख सकते हो आप, एक ही चीज़ मानो यहाँ पर। ठीक है, कि जो प्लेस है उन्हीं पर क्या है, इंस्क्रिप्शन। समझ गए, आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट, याद रखना है ये आपको पूरा डाटा। ठीक है, यहाँ पर चट्टानों पर नक्काशी या चट्टानों पर लेख, उसी को क्या बोला गया, शिलालेख। ठीक है, शिला और लेख, शिलालेख के प्रकार, शिला पर शिलालेख। ठीक है, स्तंभ पर शिलालेख और गुफाओं पर शिलालेख। टोटल इंस्क्रिप्शन कितने हैं यहाँ, आप जोड़ सकते हो, 8 ये, 14 ये। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि टोटल इंस्क्रिप्शन कितने हैं। ठीक है, आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे इन्हें, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग है। पत्थरों पर जो शिलालेख हैं, पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शन है, वो आपके कितने हैं, 22 हैं, 8 प्रमुख और 14 माइनर। ठीक है, ऐसे ही स्तंभ पर जो हैं वो आपके कितने हैं, 11 हैं, 6 प्रमुख और 5 माइनर। ऐसे ही गुफाओं पर 3 है केवल। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग याद रखना है, ऐसे नहीं याद रख सकते कि आपके ने ये पूरे जोड़ दिए और वो प्लस करके कि इतने टोटल हैं। ठीक है, ये आपको अलग अलग बताए गए हैं, तो अलग अलग ही बताने भी हैं, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है कि कितने उसके माइनर हैं, कितने मेजर हैं, कितने स्तंभ हैं। ठीक है, स्तंभ में भी मेजर माइनर पूछ सकता है, कितने गुफा शिलालेख हैं। तो आपको वो इन मतलब एकदम बिल्कुल क्लिक होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो शिलालेखों के बारे में डिस्कवरी, खोज किस प्रकार से हुई, क्योंकि काफ़ी पुराने समय में पहली चीज़ तो प्रॉब्लम ये थी कि जो लैंग्वेज थी, ठीक है, वो एंशिएंट लैंग्वेज थी, यानी कि काफ़ी प्राचीन भाषा थी, तो उस चीज़ को डिकोड करना भी काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, और उन चीज़ों की
हमें इतनी जानकारी जो हुई है आज के समय में, उसको हमें कैसे खोजा है उस चीज़ को, ठीक है, कैसे हमें प्राप्त हुए हैं, तो कैसे हमने उन्हें डिकोड किया है। तो 1750 में जो दिल्ली मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो टिफिन टेलर के द्वारा खोजा जाता है। पहली बार कोई इंस्क्रिप्शन, अशोक का कोई इंस्क्रिप्शन, वो कब खोजा गया? 1750 में। किसने खोजा? टिफिन थैलर ने, ठीक है। सबसे पहली बार अशोक का इंस्क्रिप्शन कब खोजा गया? 1750 में, तो टिफिन थैलर ने। और वो उस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या था? दिल्ली मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन। मेजर जब पूछना हो तो शिला या अदर के बारे में लिखा आएगा। हाँ बिल्कुल, अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, संडे आने वाला है, आप क्वेश्चन देखेंगे भी कि किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, टेस्ट होगा उसमें। हाँ बिल्कुल, उसमें यही पूछेगा कि जो अशोक का मेजर है, ठीक है, या तो वो नाम देगा कि दिल्ली मेरठ मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो उसे किसने खोजा था, या उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसे किसने कहा, मेरठ से दिल्ली कौन लेकर आया उसे, ठीक है, ये पूछ सकता है। दिल्ली मेरठ नाम कैसे पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली जो था वो मेरठ में था, उसे कहाँ पर लेकर आए? दिल्ली लेकर आए, तो कौन लेकर आया, वो सभी चीज़ें देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यही क्या है, इम्पोर्टेंट है कि डिस्कवरी ऑफ अशोका जन के रखें। संडे नहीं, मंडे में टेस्ट रखना है प्लीज, ठीक है, मंडे में रख लेंगे, ठीक है। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कब चाहते हो टेस्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका रिवीजन करने का ही वो बताता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो क्लास में, कितना आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ रहिए, स्वस्थ हो जाइए। तो बाकी क्लास में रेगुलर रहो, क्लासेस को बाद में भी देखा करो, ठीक है, यूट्यूब पर देखा करो, इस चीज़ को शेयर भी करो। जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पर। हाँ बिल्कुल, मैं आगे बताऊंगा भी ये किस किस ने किस सभी इंस्क्रिप्शन लगभग ऐसे ही हैं कि दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से टोकरा, तो किसी ने अलग अलग किया है ऐसे शिफ्ट, तो आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि जो हमने सीरीज़ के बारे में बात की थी यहाँ पर, अ, तो जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट जो लेक्चर आएगा वो परसों आएगा, ठीक है। तो वो किसके ऊपर बेस होगा जी? अभी यूएन की जनरल असेंबली हो रही है, चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर होगा। यूएन की जनरल असेंबली के बारे में बताऊंगा मैं उसमें, ठीक है। यूएन से रिलेटेड पूरी जानकारी होगी उसमें, मतलब पूरी की पूरी सीरीज होगी। उसमें लगभग 4 से 5 लेक्चर होंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 लेक्चर हों, ब्रीफ लेक्चर हों, ठीक है। पीस डे के ऊपर क्यों ये जनरल असेंबली होती है, और यूएन की असेंबली और जनरल असेंबली में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और किस किस, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, हमारे मोदी जी भी गए हुए हैं, एच जयशंकर गए हुए हैं, ठीक है, अजीत डोभाल गए हुए हैं। तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने बोला, ठीक है। एक वॉशिंगटन में जो वो हो रहा है, ठीक है, मिलान हो रहा है उस चीज़ का, कि आज मोदी जी किससे मिले थे? हम यूएस की वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे। तो उस पर क्या क्या टॉपिक्स, अफगानिस्तान को रिलेटेड क्या बात हुई, ठीक है। और इंटर रिलीजन ऑफ द इंडो पैसिफिक को लेकर, इंडियन ओशन को लेकर क्या जितना भी डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर पूरी लेक्चर रहेंगे। तो उस पर 5 सीरीज रहेगी, 5 लेक्चर्स की पूरी एक सीरीज रहेगी यूएन जनरल असेंबली से रिलेटेड, ठीक है। सभी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, उसी से सारी चीज़ रिलेटेड भी हैं, ठीक है। तो वो पूरी सीरीज रहेगी। तो वो आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी? परसों से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कल जो है वो पूरा का पूरा जनरल असेंबली का डे रहेगा, उसमें मोदी जी कल अपना भाषण भी देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लीडर्स हैं, सभी कल यहाँ पर लेक्चर देने वाले हैं। क्यों ये आयोजित किया जाता है वो चीज़ भी देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। कब पहली बार आयोजित किया था, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, वही चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर मेरे जो चैनल है ध्रुव जीएस अकेडमी के नाम से ही, उससे कनेक्ट हो सकते हैं और आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे यहाँ पर बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन पर। 1750 में पहली बार कोई भी अशोका का इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया गया। उसका नाम क्या था? दिल्ली मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन था, यानी कि पिलर शिलालेख था। उसमें देखते हैं कि किसने उसे डिस्कवर किया है, तो टिफिन थैलर ने, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन है ये,
उसके बाद में देखते हैं कि 1837 में फर्स्ट ऑर्गन जनरल असेंबली, यूएनओ का फर्स्ट, हाँ ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1837 में दिल्ली टोपला पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे जेम्स प्राइसेप ने डिस्कवर किया और उसकी लैंग्वेज को भी क्या किया, डिकोड किया, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज को डिकोड किया। क्लियर है, यानी कि जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस थी। हाँ, अगली चीज इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि उसमें इतने बड़े जो पूरा राज्य है, ठीक है, काफी बड़ा रहा, तो उसमें उसने लैंग्वेज भी वहीं के हिसाब से लिखवाएगा अपने उसमें इंस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ के क्यों लिखवा रहा है, पहली चीज तो इंस्क्रिप्शन क्यों लिखवा रहा है वो, ठीक है। इंस्क्रिप्शन शिलालेख किसी वजह से तो लिखवा रहा है कि लोगों तक वो बातें पहुंचे। तो लोगों तक बात कब पहुंचेगी, अगर वो सभी चीज अपनी ही भाषा में लिख देगा, ठीक है, मगध की जो लोकल मगधी थी उसी में प्राकृत में लिख देगा, तो वो सभी को समझ में आएगी क्या, नहीं आएगी। तो उसने अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया है। तो आगे देखते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। यहाँ पर अशोक के शिलालेखों की खोज के बारे में देख लो, ठीक है, कि दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ठीक है। उसके बाद दिल्ली टोपरा डिकोड होने वाला पहला शिलालेख था, दिल्ली टोपरा शिलालेख जेम्स प्राइसेप ने किया था। भाषा क्या थी उसकी, प्राकृत लैंग्वेज थी, जो लोकल मगधी बोली जाती है, ठीक है, मगध में लोकल लैंग्वेज थी प्राकृत, उसी को उसने यूज किया है यहाँ पर। क्लियर, लैंग्वेज